Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about the remaining part of the first chapter of class 10th science, which has the name chemical reactions and equations. This video will be in both of the language Hindi and English also, and this video is sponsored by the team of Indian Educator. यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो और उतनी ही हेल्पफुल ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो, इसीलिए यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कंटेंट को। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको आपकी बुक में दिया गया है। हालांकि आज हमारे पास आपकी बुक नहीं है, जिसकी वजह से आपको कुछ स्पेशल नोट्स के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली या फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वीडियो बाइलिंगुअल इसलिए है क्योंकि हमारे पास कुछ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स हैं। दैट्स द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस वीडियो विद इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। ओके, सो यहाँ हम बात करेंगे संयोजी अभिक्रिया की। संयोजी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कहीं ए और बी नाम के दो एलिमेंट या दो तत्व या दो चीज़ें हैं, इन दोनों को ऐड करने से हम अगर तीसरी कोई नई चीज़ प्राप्त करते हैं तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रक्रम है, यही प्रक्रम क्या कहलाता है? यही प्रक्रम कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? कॉम्बिनेशन अभिक्रिया या संयोजी अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी गई है। यू कैन रीड दिस डेफिनेशन ऑल्सो, and the definition is the reaction in which two or more substances combine to form a new single substances, ठीक, या substance। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा एक कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी गई, वाटर के साथ, जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई गई है, और ये दोनों मिल करके कोई तीसरा एक नया तत्व या एक नया उत्पाद बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, है ना। और वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टैंड? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर दिस सब टाइप ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ रिएक्शंस और होती हैं, जैसे बर्निंग या फॉर्मेशन ऑफ वाटर का कुछ रिएक्शन होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी तुरंत लगे हाथ। सो पहला इसका सब टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के दौरान अगर हीट, ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, विसरित होती है, ठीक, या उसका विक्षेपण होता है, ऊर्जा किसी भी प्रकार से निकलती है अगर अभिक्रिया के दौरान, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ या उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा का निस्तरण या विक्षेपण या प्रसरण उत्पाद की ओर या बाहर की ओर होता रहता है। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन भी दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। CH4 जो कि मेथेन है, CH4 क्या है? मेथेन। जब मेथेन की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा? C ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस H भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कुछ अमाउंट बच जाएगा, ठीक। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम बहुत थोड़े में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे इस वीडियो में। अगर आपको कुछ चाहिए होगा देन यू कैन कमेंट फॉर द मोर
एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। एक छोटी सी बात यहाँ पर और है कि हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद जो हमारा फूड होता है वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो उसके पीछे भी कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डाइजेशन में या हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक, आगे की बात करते हैं। इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स या वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट दिया गया है। खेतों में खाद वगैरह बनती है तो कंपोस्ट जो बनती है, हमने गोबर डाल दिया तो वो गोबर खाद में बदल गया। हमने सड़ी हुई सब्जियां डाल दी, वो खाद में बदल गई। हमने फसल काट के फसल की जो पैडी होती है उसको जला दिया, खेत में ही उसकी राख डाल दी, तो वो सारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंपोस्ट में, खाद में। तो वो कंपोस्ट में कन्वर्ट जो हो रहा है वो कन्वर्जन ही किसका एग्जाम्पल है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। चलिए, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बाद यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच रिक्वायर द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इजीली हम ये समझ सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिक्वायरमेंट हो किसकी, एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड या और इलेक्ट्रिसिटी, चाहे लाइट के फॉर्म में हो, चाहे हीट के फॉर्म में हो या विद्युत के फॉर्म में, या मतलब ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के तरीके से, किसी भी तरीके से अगर ऊष्मा की ज़रूरत हो नए उत्पाद बनाने के लिए किसी अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को हम एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पर हम लिख करके भी दिखा दे रहे हैं। ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, आगे आप समझ जाइएगा। ये ऊष्मा शोषी है जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा निकलती है, विक्षेपित होती है, बाहर निस्तारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊष्मा शोषी है जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ये ऊष्मा शोषी है। और इसके ऊपर जो हमने अभी देखा ये वाली रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ऊष्मा छेपी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बाद हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो हम लोग ये बात करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी तक हमने पहले टाइप में देखा कि दो चीजें जुड़ करके तीसरा नया प्रोडक्ट बना रहे थे। अब क्या है, कोई एक ही चीज है और वही टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है किन्हीं दो या दो से ज्यादा के प्रोडक्ट में। अंडरस्टैंड, कोई एक चीज है वही कन्वर्ट हो रहा है दो चीजों में। अंडरस्टैंड, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूटने की अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अपघटनीय अभिक्रिया या अपघट्य अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट। ये कितनी तरीके की होती हैं, तो ये भाई साहब 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीकों में पहला जो तरीका है, वो पहला जो सब टाइटल या सब टाइप है, सब टाइप में फर्स्ट सब टाइप इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, तो भाई साहब डिकम्पोजिशन का पहला सब टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, थर्मल का जहां भी सेंस आएगा तो आप वहां हीट या एनर्जी से समझ लीजिएगा। ठीक, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की हेल्प से, किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से
कंप्लीट हो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारे पास कोई एक चीज है, फेरस सल्फेट है, ठीक। अब हीट, फेरस सल्फेट को क्या प्रोवाइड की गई, क्या दिया गया, हीट दिया गया, और हीट मिलते ही फेरस सल्फेट किस में चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड में, और साथ में इस तरीके से SO3 भी रिमेनिंग रहा, ठीक। आगे बात करते हैं, ये ग्रीनिश कलर में होता है फेरस सल्फेट और ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर और दिए गए, लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल है, हीट प्रोवाइड की गई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर लेड नाइट्रेट प्रोवाइड था, उस पर हीट प्रोवाइड की गई, तो लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इन सब में हीट प्रोवाइड की गई है अलग से, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन था, ठीक। अब डिकम्पोजिशन का दूसरा सब टाइप हम बात करने जा रहे हैं, बी, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसकी ज़रूरत हो, इलेक्ट्रिक करंट की। अभी तक हमें चीज़ों को तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो थी हीट, लेकिन अब किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, देखिए बहुत ही इजी है। इसमें यहाँ पर आपको एक प्रोसेस भी दिया गया है कि कैसे क्या होता है। वाटर का डिकम्पोजिशन किया गया है यहाँ पर। आइए ज़रा उस डिकम्पोजिशन को समझ लेते हैं क्या है। एक छोटा सा प्लास्टिक मग लिया गया, उसमें कुछ अमाउंट में वाटर फिल किया गया। अब वाटर फिल करने के साथ साथ उसमें क्या लगा दिए गए, 2 पोल ऐड कर दिए गए। उसमें एक पोल कैथोड और दूसरा पोल एनोड था। उन दोनों पोल्स को कनेक्ट कर दिया गया एक 6 वोल्ट की बैटरी से। कितनी वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी से हमने जब जोड़ दिया और स्विच के साथ जोड़ा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, स्विच के साथ हमेशा सेफ रहते हैं हम लोग। जब हमने स्विच के साथ जोड़ दिया, भाई ये स्विच वही वो वाला भी हो सकता है जो आपके घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, तो वो वाले स्विच भी हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर छोटा स्विच होगा। हमने स्विच जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर करंट फ्लो इधर चालू हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो चालू हो गया इधर से एनोड से, तो याद रखिएगा कि वाटर में होती हैं 2 चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अब इसमें हाइड्रोजन किस पर आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा कैथोड साइड पर। किस साइड पर, तो कैथोड पोल पर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किस पर आएगा, तो वो ऑक्सीजन हमारा एनोड पर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, वाटर कन्वर्ट हो गया ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन में। अंडरस्टैंड। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड सब टाइप of this decomposition reaction, which is known as photolytic decomposition. So a decomposition reaction is carried out by the light in the sense of sunlight, especially here in a few of case, but you can say simply light. ऐसी decomposition reaction जो light के रिस्पेक्ट में सबमिट हो, कंप्लीट हो, ठीक है, फुलफिल हो। अब आपने देखा कि हमारे पास AgCl था। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन में, लेकिन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। याद रखिएगा आप सबके घर में जो महिलाएं होती हैं या और जो कुछ लोग होते हैं वो चांदी के आभूषण पहनते हैं, है ना। चांदी के आभूषण का मतलब सिल्वर के जो क्या बोलते हैं, कुछ गहने वगैरह होते हैं ना, सिल्वर के पायल जिसमें एंकलेट वगैरह आती है ना, वो पहनते हैं। तो उस ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने पर वो उनका जो शाइन होता है वो कम हो जाता है। तो क्यों कम होता है, या उनका जो वाइट कलर होता है वो वाइट कलर
लाइटली ग्रे कलर में कन्वर्ट होने लगता है, हल्का हल्का काला पड़ने लगता है। तो वही वो किसकी वजह से है ऐसा? तो ऐसा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की वजह से है। यानी कि याद रखिएगा कि चांदी के आभूषणों पर जो कालिख जमती है या चांदी जब काली होती है तो किसके वजह से काली होती है? तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। अब यहाँ पर आपने जो 3 सब टाइप पढ़े, वो 3 सब टाइप किसके थे? तो वो थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक, पहला थर्मल, ठीक, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक, और तीसरा यहाँ आप देख रहे हैं फोटोलिटिक। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास चीज़ें आती हैं कुछ इस टाइप की, जिसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। इस चीज़ को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली इतना ही होता है कि अगर कोई एक चीज़ है वो दूसरे पर अटैक करके उसमें से किसी एक चीज़ को हटा दें और खुद उसकी जगह ऐड हो जाए। ठीक है, जैसा यहाँ पर आयरन कर रहा है, देखिए आयरन अटैक कर रहा है किस पर? कॉपर सल्फेट पर, है ना, CuSO4 पर, कॉपर सल्फेट पर, देख लीजिए CuSO4 ही लिखा है। ठीक, आयरन ने अटैक किया किस पर? कॉपर सल्फेट पर। तो जब आयरन ने कॉपर सल्फेट पर अटैक किया तो कॉपर को रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया? कॉपर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और खुद जाकर के सल्फेट के साथ बैठ गया। तो क्या बना दिया? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, सॉरी फेरस नहीं, आयरन सल्फेट ही बोलिए। ठीक, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये जो अलग करने वाला प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यहाँ समझ में आ गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक छोटा सा टेस्ट वगैरह होता है, वो आप देख सकते हैं। ये उसी कॉपर सल्फेट का ही एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैसे ये रिएक्शन होती है। हमने एक जो है इक्विपमेंट कुछ इसी तरीके से रखने हैं। इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो लिया जाएगा, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के बाद 2 आयरन नेल्स को हम एक धागे की सहायता से अलग अलग बांध देंगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उनमें कुछ प्रोसेस होगा जिसमें आयरन सल्फेट एक पर चढ़ जाएगा, एक आयरन रॉड पर, तथा दूसरे पर क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक, अच्छा नहीं, दूसरे पर कॉपर नहीं, कॉपर बचा रह जाएगा और आयरन सल्फेट की परत उन दोनों आयरन नेल्स पर चढ़ जाएगी। ठीक है, और सॉल्यूशन थोड़ा सा फेड हो जाएगा, डल हो जाएगा। अच्छा, कुछ और एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जिंक सल्फेट का है, तो मतलब जिंक का कॉपर सल्फेट पर अटैक होता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर रिमूव हो जाता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर लेड क्लोराइड बनाने का भी एक एग्जांपल दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी बात जो यहाँ पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने वाली है, जो कि साफ तौर पर यहाँ लिख भी दिया गया है। जिंक एंड लेड, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, that's the reason it displaced the copper। यानी जिंक और लेड, जिंक और लेड, Zn और Pb, इन दोनों की अभिक्रिया क्षमता या सक्रियता किससे ज्यादा होती है? तो वो है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर से ज्यादा होने की वजह से ये कॉपर को हटा देते हैं और खुद उनकी जगह ऐड हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? सो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर थिंग विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भाई? अभी डिस्प्लेसमेंट समझा कि एक के मतलब एक था, उसने अटैक किया और उसका कुछ पुराना आइटम हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट था वो ऐड हो गया, लो रिएक्टिव वाले को बाहर कर दिया। उसी तरीके से अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि सोडियम सल्फेट ले लिया गया, बेरियम क्लोराइड ले लिया गया। ठीक है,
अब इसमें सोडियम क्लोरीन के साथ और बेरियम सल्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक, यानी कि बेसिकली इतना समझना, इनकी टोपी इनके सर, इनकी टोपी इनके सर, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपस में इंटरचेंज हो गया। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, Na2SO4 लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, यहाँ बना क्या, बेरियम सल्फेट। ठीक है, यानी बेरियम यहाँ से उठ के बेरियम सल्फेट ग्रुप के पास चला गया। उससे पहले सोडियम चला गया किसके पास, क्लोरीन के पास, तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड। यहाँ एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने वाली है, अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन, the insoluble substances is called precipitate. Understand? Okay, let us talk about few of more things. यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप चाहें तो उन एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। दे आर टू इजी टू डू। एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जब हम चीज़ें शुरू करते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो हमारे सामने चीज़ें निकल कर आती हैं, जहाँ कहीं ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में, किसी चीज़ में, किसी सब्सटेंस में, किसी भी चीज़ में ऐड होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा वहाँ रिडक्शन। अंडरस्टैंड। जहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा वहाँ रिडक्शन रिएक्शन होगी। अंडरस्टैंड। अब ज़रा एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये दोनों यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन का एक तरफ जुड़ना और दूसरी तरफ से हटना, जोड़ने को क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया के द्वारा जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, जब किसी अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे। लेकिन अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ में ही कहीं हो जाए, तो जब ये दोनों रिएक्शंस एक साथ में कहीं होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ आप रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये नीचे दिया गया है, आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोरोजन बात करते हैं। कोरोजन क्या होता है, बेसिकली आपने घर में अपने जंग लगना देखा है ना भाई, ग्रिल हो गया लोहे का, खिड़की पे जो लगता है ना, जाली वगैरह, या गेट हो गए लोहे के, लोगों के घर में, तो वो सब उन पर जंग लग जाती है। तो ये जो बेसिकली जंग लगने का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिए कि ऐसा होता क्या है कि जंग लग जाती है। ये जंग का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पर दिया गया है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एंड अदर्स। आपने देखा होगा आपके आसपास बारिश होती होगी तो दरवाजे भीग जा रहे होंगे, खिड़कियों पर बौछार आ रही होगी जिसकी वजह से पानी की छींटें पड़ती होंगी तो वो जमा रह जाती होंगी, है ना। तो ऐसा बहुत बार होने की वजह से, या हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइजेशन होता है या मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, रात में ओस गिरती है, उसकी वजह से हमारे छत पर लगी हुई ग्रिल, उन सब पर धीरे धीरे जो एक परत है ब्राउन कलर की वो चढ़ जाती है, और वही परत का मतलब उस सब्सटेंस के ऊपर कवर कर लेना और धीरे धीरे उस सब्सटेंस को ख़त्म कर देना क्या कहलाता है, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन इज अ अटैकिंग प्रोसेस बाय एनी सब्सटेंस अराउंड दैट। ठीक है, आइडस्ट, मॉइस्चर, एसिड्स, है ना, एंड अदर्स। यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन पर क्या करें, लोहे पर क्या करें, हम रेडिश ब्राउन परत कर दें। ठीक, या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर काली परत चढ़ा दें, काला पेंट कर दें। अच्छा, ये जो गेट वगैरह पर पेंट होते हैं ना, ये डार्क पेंट इसीलिए रखे जाते हैं जिससे कि इनका मॉइस्चर या एसिड या रेन, इन सब से कनेक्शन ब्रेक हो सके। वो आएगा पेंट, मतलब बौछार आई, मान लिया खिड़की पर बौछार पड़ी, तो अगर ये पेंट नहीं होगा तो जंग जल्दी लगेगी और हमारी खिड़की की जो रॉड्स होंगी वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उनमें रस्टिंग हो जाएगा।
ठीक, तो ये बेसिकली रस्टिंग वगैरह इसी की वजह से होता है। आगे की बात करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये हमने अभी जो देखा कोरोजन में, वो प्रोसेस तो मेटल वगैरह में होता है, लेकिन मान लिया कुछ फूड में हो ऐसा, तो क्या होगा? तो ऐसा अगर फूड में होता है, फूड मटेरियल में, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। मान लिया हमारे आसपास, आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं शादी ब्याह के सीज़न वगैरह रहते हैं, तो कभी कभी गर्मियों के सीज़न में बहुत ढेर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, स्मेल आने लगती है, उनमें से बदबू आने लगती है, तो वो यूज़ करने लायक या खाने लायक नहीं बचती है, तो उसको मजबूरन फेंकना पड़ता है। तो लोग कहते हैं यार देखो इतनी सब्जी बर्बाद हो गई उनके यहाँ, इतना खाना बर्बाद हो गया, है ना, गर्मी बहुत पड़ी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये मेन रीज़न नहीं है। ठीक, मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। रेंसिडिटी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste can change, या their smell and taste change, है ना। स्मेल और टेस्ट, स्मेल क्या बोलते हैं, गंध, गंध या स्वाद का परिवर्तित होना, किसकी वजह से? उनके रेंसिड होने की वजह से। उनके किनके? तो फैट्स एंड ऑयल्स की वजह का। ठीक है, फैट और ऑयल अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर या एसिड होता है उससे रिएक्ट करता है और फिर रेंसिड हो जाता है, और रेंसिड होने की वजह से क्या चेंज हो जाता है? उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब इन दोनों से सेविंग के लिए क्या करना चाहिए? तो कोरोजन से सेविंग कैसे की जाए, मेटल्स की सुरक्षा कैसे की जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, उन पर ऑयलिंग करनी चाहिए, है ना, मोबिल लगा देना चाहिए, मोबिल ऑयल जिसको कहते हैं, और ऑयलिंग के साथ साथ हम ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, है ना, ग्रीसिंग हो गया। और इन सब के साथ साथ हम लोग पेंट तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पेंट तो कर ही सकते हैं। दरवाज़ों पर, लकड़ी के दरवाज़ों पर भी पेंट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दीमक वगैरह से बचाने के लिए, है ना। खैर, कैसे बचाते हैं? तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं होता, सिर्फ इतना करना होता है कि उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, या हम अपने खाने को फ्रिज में रख दें, ठंडे स्थानों पर रखें। ठीक है, फ्रिज हो गया, या इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस बहुत यूज़ किया जाता है, और याद रखिए ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। फिलहाल ये चैप्टर ख़त्म हो गया 2 वीडियोस में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में, या ये चैप्टर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन कमेंट, आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। सो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। आई एम प्रशांत साइनिंग ऑफ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज क्लास 10 साइंस। Thank you so much. Bye bye. Love you. Take care. See you.